नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स की ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही नियरेस्ट आ गया है। आप आशा करता हूँ कि आप सभी की जो तैयारियां है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और उसी सीरीज में हम भी आपके लिए इतना प्रयास करें कि आपके लिए रोज प्रैक्टिस के लिए नए नए पेपर रिलीज करें, नए नए क्वेश्चन लाएं आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो आज उसी सीरीज में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था आपके मॉडल पेपर, जिसमें हमने पार्ट वन डिस्कस किया था। उसमें से 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उसी मॉडल पेपर का आगे का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक एज पर योर सिलेबस, जो कि आपके सिलेबस है जिसमें मैथ, रीजनिंग, पेडागोजी एंड कंप्यूटर से रिलेटेड जो है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक का। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों आपका, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन नीड अ डिवाइस ड्राइवर। इनमें से कौन सा आपको डिवाइस ड्राइवर के लिए रिक्वायरमेंट है, मतलब इनमें से कौन सी जो ऑप्शंस है उसको डिवाइस ड्राइवर की रिक्वायर रहेगी जब भी आप उस कंपोनेंट को सिस्टम में इंस्टॉल करोगे, लगाओगे, तो उसको वर्किंग के लिए डिवाइस ड्राइवर की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्वेश्चन आपका ऑप्शन आपका मैन मेमोरी, डिस्क, रजिस्टर एंड कैश। तो बताना चाहूंगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मैन मेमोरी की। मैन मेमोरी आपकी होती है जैसे लाइक हार्ड डिस्क एंड डिस्क, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, तो उसके लिए कोई डिवाइस ड्राइवर की रिक्वायर नहीं होती है। ठीक है। इसके अलावा आपका जो रजिस्टर है और कैश है, ये भी किसी के पार्ट होते हैं, आपके मेमोरी के पार्ट होते हैं। ये भी किसके पार्ट होते हैं, आपके मेमोरी के पार्ट होते हैं। तो ना आपको मेमोरी के लिए कोई डिवाइस ड्राइवर की रिक्वायर रहेगी, ना कैश। कैश एक तरीके की मेमोरी है, रजिस्टर भी एक तरह की कंपोनेंट है जो कि क्या कर रहे हैं, आपके डेटा को स्टोर करने में काम आ रहे हैं। तो यहाँ जो डिस्क है, डिस्क मतलब आपकी लाइक आप जैसे कोई फ्लॉपी डिस्क है, यूएसबी डिस्क है, कोई सी भी डिस्क है, उसको जब भी आप यूज करोगे, एक्सटर्नल डिस्क को जब भी आप यूज करोगे, तो उसके ड्राइवर की आपको रिक्वायर रहेगी। उसके ड्राइवर आपके सिस्टम में होना जरूरी है, तभी वो डिस्क, तभी वो जो डिवाइस है वो क्या करेगी, वर्क करेगी। तो हमें डिस्क जो है उसकी नीड रहेगी डिवाइस ड्राइवर के लिए, डिस्क के लिए। उसको जब भी हम यूज करेंगे डिस्क को, तब हमें डिवाइस ड्राइवर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो विच नीड ए डिवाइस ड्राइवर, किसको डिवाइस ड्राइवर की रिक्वायर है, तो इसका आंसर है बी, डिस्क इज रिक्वायर्ड टू डिवाइस ड्राइवर व्हेन यूज इन अ सिस्टम। जब कभी भी किसी भी डिस्क को सिस्टम में यूज करेंगे तो उसके लिए हमें डिस्क डिवाइस ड्राइवर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन दोस्तों। नाउ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फाइल इज ए सीक्वेंस ऑफ, अ फाइल इज ए सीक्वेंस ऑफ, ये फाइल किसका सीक्वेंस होती है। ऑप्शंस दिए हैं आपके, बिट्स, बाइट्स, लाइन, ऑल ऑफ द अबव। तो फाइल्स की बात करते हैं तो आपकी जो भी कंप्यूटर के अंदर जो सबसे छोटा कंपोनेंट है वो बेसिकली क्या है, बिट्स है। वो क्या है, बिट्स है। सबसे छोटा कंपोनेंट क्या कहलाता है, आपका बिट्स कहलाता है। और बिट्स के बाद में जो दूसरा कंपोनेंट क्या कहलाता है, वो कहलाता है बाइट। बाइट क्या होती है, बाइट बेसिकली कलेक्शन ऑफ बिट्स कह सकते हो आप। तो बिट्स को आप कह सकते हो 0 और 1, जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट आपके किसी भी सिस्टम का। और इन 0 और 1 का जो कलेक्शन होता है, इन 0 और 1 का जो कलेक्शन होता है आपका, लेट सपोज ये कलेक्शन है, ये कहलाएगा बाइट्स। ये क्या कहलाएगा, बाइट्स। मतलब बिट्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा, बाइट्स। और लाइंस क्या कहलाएगी, जो ये बाइट्स होगी, दो या दो से ज्यादा बाइट्स यदि आपस में मिलके एक जगह आ रही है तो वो क्या कहलाएगी, लाइंस कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, लाइंस कहलाएगी। तो फाइल क्या कंटेन करती है, फाइल बेसिकली आपकी बिट्स भी कंटेन करती है, बाइट्स भी कंटेन करती है, लाइन भी कंटेन करती है। तो सीक्वेंस की जब भी हम बात करें यदि किसी फाइल की, कोई भी फाइल है जो डेटा को स्टोर कर रही है, तो वो क्या कर रही है, बिट्स, बाइट्स और लिस्ट, तीनों चीज को सेम सीक्वेंस में स्टोर कर रही है। इसका मतलब क्या होगा कि ए फाइल इज सीक्वेंस हो, बिट्स का भी सीक्वेंस होगी, बाइट्स का भी सीक्वेंस होगी और लाइन्स का भी सीक्वेंस होगी।
तो करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर ऑल ऑफ द अबव, कि ए फाइल इज ए सीक्वेंस ऑफ ऑल ऑफ द अबव। फाइल किस किस का सीक्वेंस है? आपका बिट्स का, बाइट्स का और लाइन्स का, इन सभी का जो कलेक्शन है, सीक्वेंस है, वो क्या कहलाएगा? आपका फाइल कहलाएगा। इसमें जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा आपका डी ऑप्शन। वो क्या होगा? डी ऑप्शन, कि फाइल इज ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, बिट्स एंड लाइन। So the right answer of this question is D option, कि all these are the sequence of file। ये क्या है? सभी sequence of फाइल के sequences हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, is a sequence of bytes organized into blocks that are understandable by machine। जो मशीन के द्वारा अंडरस्टूड किया जा सकता है, that are understandable by machine की sequence of bytes, sequence of bytes organized into blocks that are understandable by machine। जो किसके द्वारा अंडरस्टैंडेबल हो जाए? मशीन के द्वारा अंडरस्टैंडेबल हो जाए, मतलब जिसको ऐसा कोड जिसको मशीन समझ सके। तो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, जो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स लिखी गई है, जो कोड्स लिखे गए हैं, जो ब्लॉक्स लिखे गए हैं आपके सीक्वेंस किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जो ब्लॉक्स लिखे गए हैं जिसको मशीन आसानी से रीड कर सकती है, आसानी से समझ सकती है, परफॉर्म कर सकती है, उन कोड्स को हम क्या कहते हैं? या बेसिकली उन फाइल्स को आप क्या कहते हो? जो वो कोड्स किसी फाइल में लिखे हुए हैं, तो उन फाइल्स को आप क्या कहोगे? ऑप्शंस है ऑब्जेक्ट फाइल, बी है सोर्स फाइल, सी है टेक्स्ट फाइल और डी है नन ऑफ अबव। तो जब भी हम बात करते हैं ब्लॉक्स की, ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज इनटू ब्लॉक्स, किसकी बात करते हैं? ऑर्गेनाइज इनटू ब्लॉक्स। तो ऑर्गेनाइज इनटू ब्लॉक्स की बात जब भी हम करेंगे, तो बेसिकली ये कौन सी टाइप की फाइल होती है? आपकी ऑब्जेक्ट टाइप की फाइल होती है। किसकी टाइप की फाइल होती है? ऑब्जेक्ट टाइप की फाइल होती है। तो यहाँ पे आएगा कि जो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है जो कि ब्लॉक में अरेंज हो रहे हैं, वो होते हैं आपके ऑब्जेक्ट फाइल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट फाइल। तो कोई भी मशीन जो अंडरस्टूड कर रही है, वो किसको अंडरस्टूड कर रही है? आपकी ऑब्जेक्ट फाइल को। किसको अंडरस्टूड कर रही है? ऑब्जेक्ट फाइल को। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट फाइल के बाद में जो फाइल्स बनेगी वो सोर्स फाइल बनेगी, बट जो इनिशियली फाइल्स होगी वो होगी आपकी ऑब्जेक्ट फाइल। तो ऑब्जेक्ट फाइल सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, या कह सकते हो ऑब्जेक्ट फाइल सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑर्गेनाइज इन अ वे दैट अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन। इस वे में वो ऑर्गेनाइज होती है जो कि किसके द्वारा अंडरस्टूड कर लिया जाए? मशीन के द्वारा अंडरस्टूड कर लिया जाए। जैसे हम देखते हैं कई प्रोग्रामर्स की जो फाइल्स ओपन करते हैं, तो वो किस टाइप की फाइल होती है दोस्तों? वो ऑब्जेक्ट टाइप की फाइल होती है, जो बेसिकली उस प्रोग्राम को रन कराने के लिए यूज की जा रही है। तो 53 के अंदर जो आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। 53 के अंदर क्या आंसर होगा दोस्तों? ए ऑप्शन। So the A is the right answer for this question, कि object file is a sequence of bytes organized into blocks that are understandable by the machine। जो कि किसके द्वारा understandable हो सकती है? मशीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is preserved in the execution or transaction in isolation। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन आइसोलेशन की जो बात हो रही है, वो बेसिकली बात हो रही है कि जब कोई भी एग्जीक्यूशन होता है ट्रांजेक्शन का, तो उसमें आइसोलेशन, मतलब आइसोलेशन का जो मेन पर्पज होता है कि जब कोई भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उसका रिसोर्स कोई भी यूज कर रहा है, तो उसका जो इम्पैक्ट है, यदि कोई चेंजेस हो रहा है, तो नेक्स्ट टेबल या नेक्स्ट डेटा पे किस तरीके से पड़ेगा, क्या नहीं होगा, वो आइसोलेशन कहलाएगा। तो यहाँ एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन इन आइसोलेशन, मतलब आपका जो ट्रांजेक्शन का आइसोलेशन, तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन का आइसोलेशन होगा, मतलब ट्रांजेक्शन की इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए। जब कभी भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए। उसमें यदि चेंजेस होते हैं तो वो दूसरे पे भी चेंजेस करेगा जो उससे रिलेटेड रिकॉर्ड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिजर्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन इन आइसोलेशन। कौन प्रिजर्व रहता है यदि कोई आइसोलेशन ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो कौन प्रिजर्व रहता है? ऑप्शन है आपका ऑटोमेसिटी, आइसोलेशन, कंसिस्टेंसी और ड्यूरेबिलिटी। तो यहाँ जब भी हम बात करते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन यदि आप कर रहे हो, डीबीएमएस का एक सबसे बेस्ट फीचर होता है कि आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो डेटा कंसिस्टेंट होना जरूरी है। आपका डेटा का कंसिस्टेंस होना क्या है? कंपलसरी होता है आपका। तो डीबीएमएस का सबसे मेन प्रॉफिट क्या होता है कि डेटा जो है कोई भी चेंजेस हो रहा है तो उससे रिलेटेड जहाँ रिकॉर्ड उसमें ऑटोमेटिक चेंजेस होगा, डेटा कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि यदि कोई भी आप एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे हो, तो वह कौन सा इसमें ट्रांजेक्शन है, वो आइसोलेशन की टाइप पे ट्रांजेक्शन यदि आइसोलेशन हो रहा है, तो कौन उस पर प्रिजर्व रखेगा उस एग्जीक्यूशन को? क्या क्या ऑप्शन आपके? ऑटोमेसिटी, आइसोलेशन, कंसिस्टेंसी और ड्यूरेबिलिटी।
तो हमें पता है कि दोस्तों कि जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो मेन पर्पज आइसोलेशन ट्रांजेक्शन या किसी भी ट्रांजेक्शन किसी भी टाइप का ट्रांजेक्शन हो, मेन क्या रहता है, जो कंसिस्टेंसी है आपकी, जो डेटा की कंसिस्टेंसी है वो क्या होनी चाहिए, वो एक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। मतलब डेटा कंसिस्टेंट स्टेट में रहना चाहिए। यदि कहीं पे भी चेंजेज हो रहा है तो उससे रिलेटेड जहाँ जहाँ रिकॉर्ड है उसमें सब में चेंजेज होना चाहिए। तो ये जो एग्जीक्यूशन के टाइम प्रिजर्व जो प्रॉपर्टी रखी जा रही है वो रखी जा रही है आपकी कंसिस्टेंसी की। कुछ भी एग्जीक्यूशन हो रहा है तो आपका डेटा पे जो है डेटा वैसे के वैसे कंसिस्ट रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो कंसिस्टेंसी इज द प्रिजर्व एग्जीक्यूशन इन ट्रांजेक्शन इन आइसोलेशन। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। क्यों होगा, क्योंकि जो डेटा है वो कंसिस्टेंट स्टेट में रहना चाहिए, चाहे आप किसी भी तरीके से ट्रांजेक्शन को, आइसोलेशन ट्रांजेक्शन को क्या करो, एग्जीक्यूट करो, चाहे कैसे भी एग्जीक्यूट करो। बट जो ड्यूरेबिलिटी है वो होगी आपकी, कंसिस्टेंसी होगी कि सेम रहेगा डेटा, उसका इम्पैक्ट कहीं पे भी नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फॉलोइंग क्यूरी डू। इसमें से क्या ये क्यूरी एक्शन परफॉर्म करती है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो क्यूरी है हमारी अपडेट स्टूडेंट। जब अपडेट स्टूडेंट की बात करते हैं तो दोस्तों अपडेट स्टूडेंट एक तरीके की डीएमएल क्यूरी है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्यूरी है, जिसका मेनली पर्पज क्या होता है, डेटा की किसी वैल्यूज को अपडेट करना, डेटा की किसी वैल्यूज को अपडेट करना। तो आपके सामने क्यूरी है अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट अपडेट करने की क्यूरी है। सेट मार्क्स, क्या मार्क्स करना है हमें, सेट मार्क्स, मार्क्स इंटू 1.2, जो भी स्टूडेंट के मार्क्स है उसको आपको 1.20 से इंक्रीज करना है। क्या करना है, 1.20 से इंक्रीज करना है। मतलब क्या होगा कि आपको स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड्स है वो अपडेट करना पड़ेगा, और उसके अंदर जो मार्क्स है, जो पुराने मार्क्स थे, ओल्ड मार्क्स है, उनको नए मार्क्स के थ्रू मार्क्स इंटू 1.20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें क्या आंसर होगा आपका, ऑप्शन है इंक्रीज मार्क्स बाई 120%, डिक्रीज मार्क्स बाई 20%, इंक्रीज मार्क्स बाई 20%, और नन ऑफ द अबव। ये चार ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है कि इंक्रीज मैक बाई 120%, तो 120% तो बहुत ज्यादा हो जाता है कि यदि कोई भी चेंजेस वैसे होंगे तो वो नंबर जो होगा वो आपका जो मैक्सिमम नंबर है उससे भी ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में डिक्रीज मार्क्स बाई 20%। अब जब हम यहाँ पे सेट मार्क्स कर रहे हैं, मार्क्स इंटू 1.20 कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिक्रीज तो होगा ही नहीं। यदि किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे डिक्रीज तो नहीं होगा, ठीक है, वो इंक्रीज ही हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि डिक्रीज मार्क्स बाय 20%, क्या डिक्रीज करना पड़ेगा मार्क्स को, नहीं, डिक्रीज मार्क्स नहीं होंगे। उसके बाद में इंक्रीज मार्क्स बाय 20%। अब ऑप्शन आता है कि आपका इंक्रीज मार्क्स, आप जब भी मार्क्स को 1.20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसमें लिखोगे कि जो मार्क्स है वो क्या होंगे, इंक्रीज होगा किससे, बाय 20%। कितने परसेंटेज से, 20% से। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन, कि इंक्रीज मार्क्स बाय 20%। यहाँ पे 20% मार्क्स इंक्रीज करने पे आपका जो ये क्यूरी है वो क्या काम करेगी, बेसिकली इसका काम है कि जो भी मार्क्स दिए हुए हैं उनको अपडेट करेगी। और किस टाइप से अपडेट कर रही है ये, आपका जो मार्क्स है उसको 20% इंक्रीज कर रही है, मार्क्स को क्या कर रही है, 20% इंक्रीज कर रही है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 55, जिसके अंदर मतलब था हमने क्या किया कि क्यूरी एग्जीक्यूट की, डीएमएल टाइप की क्यूरी, और वो अपडेट करिए स्टूडेंट के मार्क्स। और जब मार्क्स को आप 1.20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिंपल सा आएगा कि जो मार्क्स है वो 20% इंक्रीज हो रहा है। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी डिलीट एंट्रीज इन आरडीबीएमएस। हम कोई भी आरडीबीएमएस के अंदर डिलीट एंट्रीज डिलीट करना चाहते हैं, एंट्री, तो कैसे करेंगे। तो सिंपल सा फंक्शन है दोस्तों कि कोई भी एंट्री है उसको आप डिलीट करना चाहते हो तो आप यूज करोगे कौन सी कमांड, डिलीट कमांड। कौन सी कमांड यूज करोगे, डिलीट कमांड। कि हाउ कैन वी डिलीट एंटायर एंट्रीज इन आरडीबीएमएस। आपको क्या डिलीट करनी है, एंट्रीज डिलीट करनी है। तो एंट्री डिलीट करने के लिए हम जो कमांड यूज करते हैं वो आपकी होती है इंसर्ट कमांड। कौन सी होती है दोस्तों, इंसर्ट कमांड होती है आपकी किसी भी एंट्रीज को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पे जो डिलीट कमांड होती है किसी भी एंट्री को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका डिलीट कमांड होगा कि आ डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द एंट्रीज इन आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस के अंदर एंट्रीज को डिलीट करने के लिए
एंटिटीज को डिलीट करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं? डिलीट कमांड, विच इज द ए ऑप्शन। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, कि how can we delete the entries in RDBMS? We can delete the entries in RDBMS by using delete key, by using delete command. Now the next question is, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है which of the following used for programming tasks like creating the structure of the relation, deleting relation, इनमें से कौन सा जो एक बेसिकली कॉम्बिनेशन है इस following generally used for performing task, जो एक ही टास्क को परफॉर्म करने में यूज किया जाता है, used for performing task like creating the structure of the region, जैसे स्ट्रक्चर क्रिएट करना, रीजन क्रिएट करना, साथ ही साथ डिलीटेशन रिलेशन एग्जीक्यूट करना, ये सारा काम जो होता है वो कैसे होगा कि विच इज द फॉलोइंग जनरली यूज, वो होगा आपका डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्यूरी रिलेशनल स्कीम, क्यूरी, सी होगा रिलेशनल स्कीमा, और डी है आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग टास्क लाइक क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन। ऐसे टास्क परफॉर्म करना है जो कैसे लगे कि आपको क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन, किस रिलेशन के स्ट्रक्चर लगे, एंड रिलेशन और रिलेशन। ऑप्शंस होंगे आपके इसके अंदर, वो क्या होंगे? डीएमएल, क्यूरी, रिलेशन स्कीमा और डीडीएल। तो हमें सिंपल सा फाइंड करना है कि इनमें से कौन सी जो ऑपरेशंस है या कौन सी रिलेशंस है या किस टाइप का जो क्यूरी लैंग्वेजेस है जो क्या कर रही है, लाइक क्रिएट करने के लिए किसी भी जो टास्क है उसको क्रिएट करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, उसके रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए, इस टेबल को डिलीट करने के लिए इनमें से कौन सी कमांड यूज होती है। तो दोस्तों हमने बात की डीएमएल के लिए, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है जो बेसिकली क्या काम करती है? मैनिपुलेट का काम करती है। डेटा को किस में काम करती है? मैनिपुलेट करने के। मैनिपुलेट का मतलब है कि आपके डेटा की जो भी ऑपरेशन है, इंसर्ट है, अपडेट है, वो ये करती है। तो यहाँ पे क्रिएट और दूसरे ऑप्शंस का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्यूरी। क्यूरी बेसिकली क्या होती है? क्यूरी तो एक तरीके की कमांड होती है जो कि क्या करती है, किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करने के काम में आती है। तो हमें बेसिकली वो फाइंड करना है जो क्रिएटिंग और रिलेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है वो टास्क। तो यहाँ पे आपकी जो डीएमएल भी नहीं होगी और क्यूरी भी नहीं होगी। रिलेशन स्कीमा बेसिकली आपके टेबल्स के रिलेशंस को बताता है कि किस टेबल्स कौन से रिलेशन से एसोसिएटेड है, तो ये भी इसके लिए नहीं होगी। इसमें ऑप्शन आता है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डीडीएल हम बात करते हैं, जब भी डीडीएल की हमने बात की है कि डीडीएल बेसिकली क्या होती है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है जो किसी भी डेटाबेस के बेसिक स्ट्रक्चर को बताती है, उसके डेटाबेस क्रिएट करना, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना, डेटाबेस डिलीट करना, ये सारी जो कमांड्स है किस टाइप में आती है, किस टाइप के लैंग्वेज में आती है? डीडीएल टाइप की लैंग्वेज में आती है। सो द डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज is generally used to create database and define the structure of the relations and delete relation. So DDL command is used to perform the task of creating. So the right answer of this question is D option. इसके लिए जो right answer है दोस्तों वो क्या होगा आपका? D option. D is the correct answer for this question. Now move करते हैं next question की तरफ। Next question क्या है हमारा? Next question है which one of the following given statement possibly contain the error। इनमें से कौन सा जो क्वेश्चन ऑप्शन है वो एरर देगा। अब यहाँ पे हमें ABCD के अंदर एक क्यूरी दी हुई है और इनमें से एक क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो एक एरर देगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 10003। तो सबसे जो सिंपल सी क्यूरी है ये आपकी, ये तो बहुत सिंपल सी क्यूरी है जिसमें मतलब मेन पर्पज क्या है? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर दिस। तो ये क्यूरी बिल्कुल आपकी करेक्ट है, यहाँ पे कोई भी एरर इसमें नहीं आएगा फर्स्ट क्यूरी के अंदर, क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, तो दिस इज द राइट क्यूरी। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे कोई एरर नहीं होगी। सेकंड क्यूरी है सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू दिस। अब हमें क्या करनी है? सेलेक्ट एस्ट्रिक की जगह हम सेलेक्ट क्या करनी है? एम्प्लॉय आईडी। तो हमें खाली एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करनी है, किस टेबल से? एम्प्लॉय टेबल से, जहां पे एम्प्लॉय आईडी कितनी है? 10006। अब क्या होगा कि सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू
10006। तो ये आपको क्या करके देगा, ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये क्या करके देगा, ये आपको एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करके दे देगा जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1006 है। मतलब आपको सेम आउटपुट ये आपको दे देगा, मतलब ये क्वेरी भी आपकी क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आएगा, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय भी आपकी ये सही है, क्योंकि ये क्या करेगी, आपकी एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडीज है वो सारी सारी सेलेक्ट करके दे देगी, तो इसमें कोई एरर नहीं होगी। नाउ द लास्ट स्टेटमेंट इज लास्ट ऑप्शन, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू 1009 एंड लास्ट नेम इज इक्वल्स टू डी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी दे दी, फिर उसके बाद में वेयर कंडीशन लगा दी, बट कौन से टेबल से एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम टेबल नेम इसमें कहीं नहीं दिया हुआ। यदि आपके डेटाबेस में एक से ज्यादा टेबल्स है तो ये किस टेबल के लिए एग्जीक्यूट होगा ये इसमें कहीं मेंशन नहीं है। तो दैट्स मीन ये लाइन जो है वो आपके क्या देगी, एरर देगी। ये लाइन क्या देगी, एरर देगी। तो इसके अंदर जो ऑप्शन होगा कंटेन द एरर इज द डी ऑप्शन। ये जो डी ऑप्शन है ये क्या करेगा, एरर कंटेन करेगा। डी ऑप्शन क्या करेगा, एरर कंटेन करेगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्वल्स टू डी ऑप्शन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टर्म पेड इज स्टैंड फॉर। पेड किसके लिए स्टैंड होता है? पेड मतलब दोस्तों हमने डिस्कस किया था, पेड बेसिकली जो पेड की जो फुल फॉर्म है वो होती है आपकी फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होती है दोस्तों, फाइल एलोकेशन टेबल। पेड इज स्टैंड फॉर फाइल एलोकेशन टेबल एंड एज पर द ऑप्शन जो फाइल एलोकेशन टेबल है वो है आपका बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका बी ऑप्शन कि फेड इज स्टैंड फॉर फाइल एलोकेशन टेबल। द राइट आंसर इज इक्वल्स टू बी। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि बी के अंदर ही क्या दे रखा है, फाइल एलोकेशन टेबल दे रखी है, जो कि फेड का फुल फॉर्म होता है। Now the next question is the term NTFS. The term NTFS refer to which of the following? इसमें से NTFS जो है वह कौन सी जो टर्म है वो NTFS को फॉलो करती है? पहला है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू ट्री फाइल सिस्टम, न्यू टेबल टाइप फाइल सिस्टम एंड बोथ ए एंड सी। आपके चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो NTFS का मतलब क्या होता है? NTFS का दोस्तों सिंपल सा मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू ट्री फाइल सिस्टम और न्यू टेबल टाइप फाइल सिस्टम या बोथ ए एंड सी। इन चारों में से हमें एक सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या होता है दोस्तों, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो NTFS दैट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। सो द राइट आंसर इज आपका होगा इसमें ए ऑप्शन। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इज द राइट आंसर। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वो क्या होगा, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 दोस्तों। Which of the following is a top-down approach in which entities higher level can be divided into two lower sub-entities? मतलब टॉप डाउन अप्रोचेस में हमने देखा था दोस्तों, टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है? टॉप डाउन अप्रोच होती है कि कोई भी जो प्रॉब्लम्स है उसको आप टॉप लेवल से उसको ब्रेक कीजिए छोटे छोटे पार्ट में। यदि ये कोई एक बड़ी प्रॉब्लम है तो हम इसको क्या करेंगे, टॉप डाउन अप्रोच में यहाँ इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इस अप्रोच पे जो प्रॉब्लम है, और अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग टाइप से सोल्व करेंगे। मतलब टॉप डाउन का मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है आप उसको ब्रेक करोगे स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में, और उन स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को क्या करोगे, सोल्व करोगे। तो क्वेश्चन है कि टॉप डाउन अप्रोच के अंदर इन विच द एंट्रीज इज हायर, जिसके अंदर क्या है, एंटिटीज जो है वो हायर होगी, हाई लेवल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू लोअर सब एंटिटीज, जो किस में डिवाइड होती है, टू सब कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती है। तो विच फॉलोइंग इज ए टॉप डाउन अप्रोच? इनमें से टॉप डाउन अप्रोच कौन सी है? पहला है एग्रीगेशन, जनरलाइजेशन, आपका स्पेशलाइजेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो टॉप डाउन अप्रोच को जब भी हम सोल्व करते हैं हाई लेवल से आपका लोअर लेवल तक, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इन थ्री कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? आपकी सब एंट्रीज जो होती है वो थ्री कैटेगरीज में हो सकती है। वो एग्रीगेशन टाइप की भी हो सकती है, वो जनरलाइज टाइप की भी हो सकती है,
वो आपकी स्पेशलाइजेशन भी हो सकती है। एंड डी ऑप्शन इज द ऑल ऑफ द अबव। तो जो भी कोई फ्लोइंग या टॉप डाउन अप्रोच है वो किस में परफॉर्म होगी, आपकी इन सभी जो भी कंडीशंस है उसमें वो क्या होगी, परफॉर्म होगी। सो द राइट आंसर इज द डी ऑप्शन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि टॉप डाउन अप्रोच इज हाई लेवल विच कैन बी डिवाइड इनटू टू सब एंटिटीज। वो किस में डिवाइड होती है, सब एंटिटीज में। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। एग्रीगेशन, जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन आर द टॉप डाउन अप्रोचेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 62। Which command is used to remove a relation from an SQL? SQL से किसी भी रिलेशन को रिमूव करने के लिए हमें कौन सी कमांड का यूज किया जाता है? रिलेशन का मतलब है कि बेसिकली आपकी जो टेबल का जो स्ट्रक्चर है, जो टेबल है उसको आप डिलीट करना। रिलेशन मतलब टेबल को डिलीट करना है, क्योंकि डीबीएमएस के अंदर रिलेशन का मीन्स क्या होता है, बेसिकली टेबल्स होती है। रिलेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम जो होता है वही रिलेशन होगा, वो क्या कहलाता है, आपका टेबल्स कहलाता है। तो इसमें जो आंसर है कि कौन सी कमांड यूज की जाती है कोई से भी रिलेशन को रिमूव करने के लिए, दैट्स मीन कोई भी टेबल को रिमूव करने के लिए आपकी कौन सी कमांड आप यूज करते हो। ऑप्शन है ड्रॉप टेबल, डिलीट, प्रोड्यूस एंड रिमूव। तो इसके लिए हम जब कोई भी टेबल को रिमूव करेंगे मतलब डिलीट करेंगे, तो इसके लिए हम जो कमांड यूज करते हैं वो होती है ड्रॉप कमांड। कौन सी होती है दोस्तों, ड्रॉप कमांड। ठीक है, तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ड्रॉप टेबल, क्योंकि ड्रॉप टेबल के थ्रू हम क्या करेंगे, जो आपकी एसक्यूएल की जो टेबल है उसको क्या कर देंगे, रिलेशन की जो टेबल है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ड्रॉप टेबल कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ रिलेशन या टेबल फ्रॉम एन एसक्यूएल। कोई रिलेशन या टेबल डिलीट करने के लिए हम जो कमांड यूज करते हैं वो कहलाती है आपकी ड्रॉप टेबल कमांड। द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप कमांड इज सिंपल सी है कि ड्रॉप कमांड, ड्रॉप टेबल कमांड क्या करेगी, इट डिलीट द कंप्लीट टेबल। ड्रॉप कमांड क्या करेगी, कंप्लीट टेबल्स को है उसको डिलीट कर देगी। एंड जो डिलीट कमांड है वो क्या करेगी, जो टेबल्स के अंदर जो एंटिटीज है, जो एंट्रीज है, पर्टिकुलर कोई रो आप डिलीट करना चाह रहे हो तो वो डिलीट कमांड यूज करेगी। उसके लिए हम डिलीट कमांड का यूज करेंगे कि हमें क्या करनी है, ओनली दो रो ही डिलीट करनी है, जो सिलेक्टेड रो है दो ही रिकॉर्ड डिलीट करने हैं, तो वो होती है आपकी डिलीट कमांड। सो तो यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर डिलीट करना हो तो हमें यूज करना पड़ेगा ड्रॉप डिलीट कमांड, ड्रॉप डिलीट कमांड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेटाबेस लैंग्वेज। इनमें से कौन सा जो है वो डेटाबेस लैंग्वेजेस है। देखिए आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज एंड ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम बात करें डेटाबेस लैंग्वेज की, तो डेटाबेस लैंग्वेज बेसिकली मेनली तीन टाइप की होती है आपकी। एक होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और आपका डेटा क्वेरी लैंग्वेज भी एक तरीके का टाइप ही लैंग्वेज होती है जो एब्स्ट्रैक्ट कमांड के अंदर यूज की जाती है। एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आंसर होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस लैंग्वेज, इसमें से कौन सी डेटाबेस लैंग्वेज होगी, इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। वो राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि डीडीएल, डीएमएल और डीक्यूएल तीनों ही क्या टाइप की लैंग्वेज है, डेटाबेस लैंग्वेज की, तीनों ही डेटाबेस लैंग्वेज है। तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका डी ऑप्शन। वो क्या होगा, डी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैकिंग फॉर ए कॉज इज रिकॉर्ड। हैकिंग किसके वजह से होती है उसको क्या कहते हैं हम, जो मतलब हैकिंग हो रही है फॉर ए कॉज, किस वजह से हो रही है, या हैकिंग जो कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिविज्म, ब्लैक हैट हैकिंग, एक्टिव हैकिंग या एक्टिविज्म। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है एक एक्टिविज्म, ब्लैक हैट हैकिंग और एक्टिव हैकिंग और एक्टिविज्म। इनमें से हैकिंग फॉर ए कॉज, हैकिंग किसकी वजह से होती है। तो दोस्तों हैकिंग का मेन पर्पज क्या होता है, अनऑथोराइज एक्सेस करना ही क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है। या बिना परमिशन के किसी भी सिस्टम में एंटर होना, उसकी इंफॉर्मेशन लेना भी क्या कहलाता है, एक तरीके की हैकिंग कहलाता है। तो हैकिंग किस वजह से होती है कि डेटा को चुराने के लिए या डेटा की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको चुराने के लिए हम क्या करते हैं, हैकिंग करते हैं। तो वो टर्म आपकी जो कहलाती है वो कहलाती है एक्टिविज्म। क्या कहलाती है, एक्टिविज्म कहलाती है। तो हैकिंग फॉर कॉज इज कॉल्ड एक्टिविज्म। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन।
कि हैकिंग क्या कहलाता है, हैकिंग के लिए जो शब्द यूज किया जा रहा है वो क्या होगा, आपका एक्टिविज्म कहलाएगा। सो द राइट आंसर इज द ए ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट पोर्ट नंबर डज HTTP यूज? इनमें से कौन सा पोर्ट नंबर HTTP यूज करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम यूज करता है, ये हमें बताना। तो HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक तरीके का ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि किस लिए यूज होता है, आपके इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो कहलाता है HTTP। और इस HTTP का जो पोर्ट नंबर है दोस्तों वो होता है आपका 443। क्या होता है दोस्तों, 443। तो पोर्ट नंबर ऑफ HTTP is equals to B option 443। So the right answer for this question is the B option कि what port number does HTTP use? तो HTTP use 443 पोर्ट नंबर for this question। इसके लिए वो जो पोर्ट नंबर यूज कर रहा है वो क्या होगा आपका 443। कौन सा होगा दोस्तों, 443। तो राइट आंसर इज इक्वल टू 443। राइट आंसर क्या होगा, 443 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द TCP RST कमांड डू? TCP RST जो कमांड है वो क्या करती है? ऑप्शंस है, रीस्टोर द कनेक्शन टू प्रीवियस स्टेज, finish a TCP connection, reset the TCP connection and start a TCP connection। ये 5-4 ऑप्शन हमें दिए हुए। तो जो TCP कमांड है वो बेसिकली यूज की जाती है TCP कनेक्शंस को रीसेट करने के लिए। TCP RST का मतलब ये होता है दोस्तों रीसेट करना। क्या करना, रीसेट करना। तो बेसिकली यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि व्हाट द TCP RST कमांड, तो RST कमांड मतलब रीसेट करना किसको, TCP को। तो the command for TCP RST means that it reset the TCP commands, TCP connections। तो C is the right answer for this question। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका C ऑप्शन कि reset the TCP connection। तो TCP RST जो कमांड है वो क्या के लिए जा रही है, TCP कनेक्शन को रीसेट करने के लिए यूज की जाती है। सो द C is the right answer for this question। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका C ऑप्शन। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एन एथिकल हैकर एंड ए क्रैकर? एक एथिकल हैकर और क्रैकर में क्या मेजर डिफरेंस है? एथिकल हैकर किसे कहते हैं और क्रैकर किसे कहते हैं? बेसिकली दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो एथिकल हैकर होता है वो उसको प्रिविलेज होते हैं कि वो क्या करे, एक जो भी डेवलपर है, जो भी क्लाइंट है, उसकी परमिशन से उस सॉफ्टवेयर में बग निकालना, एरर फाइंड आउट करना उसका काम होता है विद द परमिशन ऑफ टीम। और क्रैकर क्या होगा, क्रैकर वो होते हैं जो विदाउट परमिशन, बिना किसी परमिशन के भी क्या निकाल सकते हैं, आपके किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं बिना आपकी परमिशन के और उनको हैक कर सकते हैं। तो मेजर डिफरेंस होगा दोनों के अंदर, वो क्या होगा, the ethical hacker has authorized from the owner of the target, the ethical hacker is just cracker who is signed paid, the ethical hacker does not use the same technique, the ethical hacker does not use the same technique or skill as a cracker, and ethical hacker does it strictly for financial motivating like unlike a cracker। ये 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम एक एक ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो मेजर डिफरेंस है आपका एथिकल हैकर में और क्रैकर में क्या है? पहला ऑप्शन है कि एथिकल हैकर है ऑथोराइज्ड फ्रॉम द ओनर ऑफ द टारगेट। क्या एथिकल हैकर जो होता है वो ऑथोराइज होता है फ्रॉम किससे, ओनर ऑफ द टारगेट। जो भी टारगेट है उसका ओनर जो होता है उससे वो ऑथोराइज होता है, बिल्कुल करेक्ट। एथिकल हैकर जो है वो क्या होता है, ऑथोराइज पर्सन होता है जो क्या करने के लिए यूज होता है, जो कि आपकी कोई भी फंक्शन की ऑथोराइज मतलब जो आपका टारगेट है, जो भी ओनर है उसके परमिशन से वो क्या करता है, बग्स को फाइंड आउट करने का ट्रेक करता है कि आपकी जो भी बग्स है, जो भी एरर है वो उसकी परमिशन से वो फाइंड आउट करता है। तो फर्स्ट जो आंसर है इसके अंदर वो है आपका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि एथिकल हैकर ऑथोराइज होता है ओनर फ्रॉम द टारगेट, जो भी टारगेटेड ओनर है उससे वो क्या होता है, ऑथोराइज होता है। नाउ बी इज द ऑप्शन, बी क्या ऑप्शन है,
बी इज द एथिकल हैकर इज जस्ट क्रैकर। एथिकल हैकर क्रैकर नहीं होता है, क्रैकर वो होता है जो बिना किसी परमिशन के कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है और या आपसे सिर्फ मनी की डिमांड कर रहा है या आपके डेटा को चुरा रहा है, वो कहलाता है आपका क्रैकर। तो एथिकल हैकर क्रैकर नहीं होता है। एथिकल हैकर क्या होता है, एक तरीके का ऐसा पर्सन होता है जो कि क्या काम करता है, आपकी जो भी बग्स है उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइक जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर जो भी एरर्स है जो उसको फाइंड आउट करने का काम करता है। सी ऑप्शन है द एथिकल हैकर डज नॉट यूज द सेम टेक्निक और स्किल एज ए क्रैकर। दोनों सेम टेक्निक या सेम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों मेजर डिफरेंस नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और डी ऑप्शन है द एथिकल हैकर डज इट स्ट्रिक्टली फॉर फाइनेंशियल मोटिवेट अनलाइक ए क्रैकर। ये भी नहीं हो सकता आपका, क्योंकि द एथिकल हैकर डज इट स्ट्रिक्टली फॉर फाइनेंशियल मोटिव अनलाइक ए क्रैकर। इसका जो फाइनेंशियल जो होता है वो क्या होता है, हायर होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा कि एथिकल हैकर और क्रैकर के बीच में जो डिफरेंस है वो यही होगा दोस्तों कि जो एथिकल हैकर है वो ऑथराइज्ड यूजर होता है किसी भी ऑनर का या टारगेट का। सो द ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। वो क्या होगा दोस्तों, ए ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट रीजन टू इम्प्लीमेंट ए सिक्योरिटी पॉलिसी। क्या बेस्ट रेट है आपकी जो बेसिकली व्हाट इज द बेस्ट रीजन टू इम्प्लीमेंट अ सिक्योरिटी पॉलिसी। बेस्ट रीजन टू इम्प्लीमेंट अ सिक्योरिटी पॉलिसी, इट मेक ऑप्शन है इट मेक सिक्योरिटी हेडर टू एनकोड, इट रिमूव द एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक ए जजमेंट, इट इंक्रीज सिक्योरिटी और इट डिक्रीज सिक्योरिटी। ये चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हाट डज द बेस्ट रीजन टू इम्प्लीमेंट ए सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का बेस्ट रीजन क्या है। ऑप्शन है इट मेक सिक्योरिटी हेडर टू एनफोर्स, इट रिमूव द एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैक जजमेंट, इंक्रीज सिक्योरिटी, डिक्रीज सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का जो बेस्ट रीजन है वो ये है कि जो एम्प्लॉय की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयज की, उसको मेक ए जजमेंट, उसको ये क्या करता है, रिमूव करता है। क्या करता है, रिमूव करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका वो आपका होगा सेकेंड ऑप्शन कि इट रिमूव द एम्प्लॉयज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक ए जजमेंट। जो भी एम्प्लॉयज है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को रिमूव करता है कोई भी जजमेंट लेने के लिए। तो बेस्ट रीजन है किसी भी सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए, वो क्या करेगा कि ऑटोमेटिक सिक्योरिटी पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग जो भी पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। तो यहाँ पे जो भी रिमूव की रेस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयज की वो रिमूव कर सकता है। वो क्या करता है, रिमूव करता है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। वो क्या होगा, बी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म ऑफ एथिकल हैकिंग मीन। एथिकल हैकिंग मीन का मतलब क्या है। ऑप्शन है आपका समवन हु इज यूजिंग हिज हर स्किल फॉर डिफेंसिव पर्पस, समवन हु इज हैकिंग फॉर एथिकल रीजन, समवन हु इज यूजिंग हिज हर स्किल्स फॉर एथिकल रीजन और समवन हु इज यूजिंग हिज हर स्किल्स फॉर ऑफेंसिव पर्पस। यहाँ पे चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एक करेक्ट है, एथिकल हैकिंग का मीन क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। एथिकल हैकिंग जो होती है बेसिकली किसके लिए होती है, आपकी कोई भी जो एरर है उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो कोई भी अपनी स्किल्स का जो एरर फाइंड आउट करने के लिए यूज हो रहा है, दैट मीन द एथिकल हैकिंग वो परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समवन हु इज यूजिंग हर स्किल्स फॉर डिफेंसिव पर्पस, कि कोई भी अपनी जो स्किल्स है उसको डिफेंसिव पर्पस के यूज में ले रहा है, तो दैट मीन वो क्या है, एथिकल हैकिंग है। मतलब डिफेंसिव पर्पस का मतलब है कि वो एरर फाइंड आउट करने में यूज ले रहा है, तो वो क्या होगा आपका एथिकल हैकिंग होगा। तो सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। 69 के अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, क्योंकि समवन हु इज यूजिंग हर स्किल फॉर डिफेंसिव पर्पस, जो डिफेंसिव पर्पस के लिए करेक्ट पर्पस के लिए अपनी स्किल्स को यूज कर रहा है, वो कहलाएगा आपका एथिकल हैकिंग। क्या कहलाएगा दोस्तों, एथिकल हैकिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेस्ट the two best types of attack. What are the two basic types of attack? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से दो बेसिक टाइप्स है अटैक्स के, एक्टिव पैसिव दोज एंड बोथ 1 and 2। तो हमने देखा था कि जो मेनली अटैक्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं आपके, एक आपका होता है एक्टिव अटैक और दूसरा होता है आपका पैसिव अटैक। कितने अटैक होते हैं दोस्तों, दो अटैक्स होते हैं, एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो एक्टिव अटैक भी दे रखा है और आपका पैसिव अटैक भी दे रखा है। तो ये जो ऑप्शन है कि इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बोथ ऑफ द अबव। सो द डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, कि आपका जो एक्टिव है पैसिव है वो किसके बेसिक टाइप से, किस अटैक के टाइप है। बेसिक टू टाइप्स के अटैक होते हैं, कौन कौन से, एक्टिव और पैसिव टाइप के अटैक। सो द आंसर इज डी ऑप्शन 1 एंड 2। डी ऑप्शन 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस देखिए दोस्तों क्या क्या है आपके ऑप्शन। ग्रोथ इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, growth is biological process, development is quantitative process, education is a goal oriented process and learning is a process of behavioral changes। तो आपका एज पर पेडागोजी जो डेवलपमेंट स्टेज है किसी भी चाइल्ड की, उसके हम देखते हैं कि जो ग्रोथ है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, कि बायोलॉजिकल धीरे 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 जो चाइल्ड की ग्रोथ होती है। तो दैट इज द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ट्रू। तो ये स्टेटमेंट तो आपका क्या है, ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ थर्ड स्टेटमेंट है, हम पहले थर्ड स्टेटमेंट की बात करें। एजुकेशन इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यस, जो एजुकेशन है वो आपकी क्या होनी चाहिए, गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। क्या एजुकेशन ले रहे हो आप, वो एक ओरिएंटेड होना चाहिए, उसका एक एम होना चाहिए। तो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, लक्ष्य के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंज। और कई सारे जो बेसिकली लर्निंग का मतलब है वो यही है कि लर्निंग क्या है, प्रोसेस है बिहेवियरल चेंज होने का, एक व्यवहार में चेंज होने के परिवर्तन को क्या कहा जाता है, लर्निंग प्रोसेस कहा जाता है। तो बोथ थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब जो बी स्टेटमेंट बचता है आपका, डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस। तो डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव प्रोसेस, इट इज अ नॉट ट्रू। जो क्योंकि ये ट्रू नहीं है, क्योंकि क्या है कि डेवलपमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। तो हमें आप क्या आंसर फाइंड आउट करना है, नॉट ट्रू। जो सत्य नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो है कि डेवलपमेंट इज नॉट ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस, इट इज अ नॉट ट्रू। सो द राइट आंसर इज द बी ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी। बाकी ऑल दीज थ्री आर नॉट करेक्ट आंसर, क्योंकि ये ट्रू है। तो ये तीनों ट्रू आंसर करेक्ट नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द बी ऑप्शन। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द जॉन ड्यूले, स्कूल इज अ डेस 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 इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन डेस 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 प्रोसेस। तो बेसिकली ऑप्शंस है आपके सोशल 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 फिलोसॉफिकल फिलोसॉफिकल एनवायरमेंट एंड फिजियोलॉजिकल। तो यहाँ पे हम जब भी बात करते हैं कि जो स्कूल है बेसिकली एक सोशल इंस्टीट्यूट है, जहाँ से एक इंसान, एक स्टूडेंट पूरा सोशल के बारे में अंडरस्टूड करता है कि क्या उसको बिहेवियर चेंज होना चाहिए, कैसे उसको लर्निंग प्रोसेस आनी चाहिए। तो बेसिकली स्कूल को भी इज ए फैमिली, एंड जो फैमिली है वो जो सोशल समझाती है, वही आपकी स्कूल भी सोशल है। एंड एजुकेशन इज ऑल्सो सोशल प्रोसेस। एजुकेशन भी क्या है, सोशल प्रोसेस है। सो द ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो बोथ आर सोशल। सो राइट आंसर इज द ए ऑप्शन, कि अकॉर्डिंग टू द जॉन डेवी, स्कूल इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड। स्पेशल एजुकेशन किससे रिलेटेड होती है यहाँ पे। तो ऑप्शन है आपके सामने, स्पेशल एजुकेशन किस किस से रिलेटेड है। एजुकेशन फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट, एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर डिसेबल्ड, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रिट्रेटेड। तो बेसिकली जब स्पेशल एजुकेशन की बात होती है दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि स्पेशल एजुकेशन किसे दी जाती है, स्पेशल पर्सन्स को, जो डिसेबल्स होते हैं। एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिसेबल्स की, जो डिसेबल्स होते हैं, जो नॉर्मल नहीं होते हैं, उनके लिए जो बेसिकली प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो क्या होगी, स्पेशल एजुकेशन होगी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कि स्पेशल एजुकेशन इज बेसिकली एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिसेबल्ड पर्सन। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, कि स्पेशल एजुकेशन मीन इज it is a special program for running for the disabled students. Now the next question is,
According to the John Dewey School, according to John Dewey School must prepare student for. स्कूल किसके लिए प्रिपेयर करे स्टूडेंट्स को? ऑप्शन है रिसर्च, फ्यूचर लाइफ, प्रेजेंट लाइफ और एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो जॉन डेवे बोलते हैं कि स्कूल स्टूडेंट्स को उनके प्रेजेंट लाइफ के बारे में डेवलप करना चाहिए। स्टूडेंट्स को इस तरीके से डेवलप किया जाए कि वो प्रेजेंट के बारे में सोचे। तो अकॉर्डिंग टू जॉन जो है स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द प्रेजेंट लाइफ, करंट लाइफ के बारे में, प्रेजेंट लाइफ के बारे में उनको प्रिपेयर करें, उनको प्रेजेंट लाइफ के सिनेरियो के बारे में बताएं कि इस तरीके के डिसीजन आप ले सकते हैं तो आपके लाइफ में ये हेल्पफुल होंगे। तो जॉन डुवे के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स है, स्कूल्स है, वो स्टूडेंट्स को प्रेजेंट लाइफ के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। तो द राइट आंसर इज द सी ऑप्शन। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द सी आंसर। क्या होगा? सी आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पीपल ग्रो ओल्डर द डेज ऑफ लर्निंग डिक्लाइन। जैसे जैसे आदमी की जो एज है वो ग्रो होती जाती है, वो ओल्डर होता जाता है, एज कम होती बढ़ती जाती है, तो उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो क्या होती जाती है? As the power of learning decline, speed of learning decline, quantity of learning decline या quantity of learning decline, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि the power of learning is decline, कि जो लर्निंग की पावर है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। जैसे जैसे ग्रो करता जाता है, ओल्डर होता जाता है, तो पावर ऑफ लर्निंग है वो डिक्लाइन होती जाती है, क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, कि as people grow older the power of learning decline, जो सीखने की शक्ति है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है सीखने की शक्ति क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन दोस्तों। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट डिजिट इन 4369 43 into 69 into 551 into 9242 इज। इसकी यूनिट डिजिट हमें फाइंड आउट करनी है। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? यूनिट डिजिट का मतलब होता है लास्ट डिजिट। अब जब लास्ट डिजिट फाइंड आउट करेंगे तो हमें सिंपल सा क्या करना है? सिंपल सा कैलकुलेशन करना है आपको। यहाँ पे आपको पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करना है दोस्तों, जो लास्ट डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करना है। तो मीन्स 2 into 1, आपको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, किससे? 1 से, that is 2 into 9 और into 3। हमें किसको मल्टीप्लाई करना है? हमें खाली जो यूनिट डिजिट है उन्हीं को मल्टीप्लाई करना है। दैट्स मीन 3 into 9 into 1 into 2। तो 3 into 9, 9 3 जा 27। अब यहाँ पे 27 आया तो 27 मतलब 7। तो आप 7 इंटू करोगे किसको? 2 into 1 2, 2 into 1 2। अब 2 into 7 दैट्स मीन 14। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों? इसका यूनिट डिजिट होगा 4। क्या होगा इसका यूनिट डिजिट? 4, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है? 4 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट होगा 4। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द यूनिट डिजिट फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू 4। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4। यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, हमें जो लास्ट यूनिट डिजिट है हर एक नंबर का उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है और उसका जो यूनिट डिजिट होता है उसी को वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे 14 आया तो 14 का जो यूनिट डिजिट है 4। तो 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 3 नंबर व्हिच आर को-प्राइम टू ईच अदर। 3 नंबर जो क्या है? को-प्राइम है ईच अदर। को-प्राइम का नंबर क्या है? कि उन दोनों नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ईच अदर are such that the product of the first two is 551 and the last two is 1073। The sum of 3 number is, हमें फाइंड करना है sum of 3 नंबर। तो देखिए दोस्तों, लेट सपोज इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम 3 नंबर सपोज किए A B एंड C। 3 नंबर है आपके A B C एंड these 3 नंबर्स आर को-प्राइम। ये तीनों नंबर क्या है? को-प्राइम है। इट्स मीन देयर इज नो कॉमन फैक्टर टू ईच अदर। यहाँ पे इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा तीनों नंबर में। ठीक है दोस्तों?
नाउ क्या दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फर्स्ट टू इज 551। जो फर्स्ट टू का जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट टू का प्रोडक्ट क्या क्या है, ए इंटू बी। फर्स्ट टू का प्रोडक्ट ए इंटू बी कितना है दोस्तों, 551। फर्स्ट टू नंबर्स का प्रोडक्ट है 551 एंड लास्ट टू इज 1073। और लास्ट टू नंबर हो गए आपके बी एंड सी। बी एंड सी का जो प्रोडक्ट है वो कितना है दोस्तों, 1073। ये दोनों का प्रोडक्ट है। अब यहाँ देख रहे होंगे कि आप इन दोनों में देखें तो हमारे पास जो बी नंबर है वो दोनों में क्या है, एक तरीके से वो नंबर दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है कि एक कॉमन फैक्टर है जो दोनों में ही आ रहा है, एक कॉमन फैक्टर है जो दोनों में ही आ रहा है। यदि कोई भी नंबर है वो दोनों में ही है, यदि लेट सपोज कि आप 6 के बात करते हैं कि मेरे पास 6 और आपका 12 नंबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 और 4 इंटू 3। तो दैट्स मीन जो 4 है वो कॉमन फैक्टर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जो बी है वो दोनों में क्या है, मेरे पास कॉमन में है। तो एक नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो वह नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि एक नंबर वह फाइंड आउट करना है जो दोनों को डिवाइड कर सके, यही है। तो लेट सपोज हम वो नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट मीन हम HCF कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। HCF का मतलब क्या होता है, वह नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। तो यहाँ पे वो दोनों में कॉमन जो नंबर होगा वो होगा आपका इन दोनों का HCF। तो हम कैलकुलेट करेंगे HCF ऑफ 551 और 1073 का। 1073, इन दोनों का हम क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, HCF फाइंड आउट करेंगे। तो जब आप इन दोनों का HCF फाइंड आउट करोगे 551 और 1073 का, आप सिंपल सा आपको डिवाइड करना है 1073 के अंदर 551 का। तो अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं 1073 551। तो ये जाएगा 2 टाइम्स आपका 2 0, सॉरी 1 टाइम जाएगा, नॉट ए 2 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 551 आएगा यहाँ पे। तो बेसिकली जब आप इसका कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करोगे दोस्तों, तो इसका कॉमन फैक्टर आएगा आपका 29। कितना आएगा, 29। यहाँ से हम कॉमन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिए इसका जो कॉमन फैक्टर आएगा वो आएगा, यहाँ पे आएगा 551। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 7 मतलब 5 2 और एक 5। और इसको जब आप डिवाइड करोगे 551 से, तो ये आगे फिर 1 टाइम जाएगा, 5 2 2, दैट मीन 11 में से 2 गए तो 11 में से 2 गए तो 9 एंड 4 में से 2 गए तो। अब ये 29 जब 5222 को डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास जो ये कॉमन फैक्टर आएगा वो आएगा HCF 29। क्या आएगा दोस्तों, HCF 29। तो दैट्स मीन इन दोनों में जो नंबर होगा वो 29 होगा। अब हमें 29 का फैक्टर इस तरीके से करना है कि A into B is equals to 29 और 29 into is equals to C is equals to 1073। तो अब हम यदि 551 के अंदर 551 के अंदर आप 29 से जब डिवाइड करोगे, हमें क्या फैक्टर कैलकुलेट करने हैं, हमें इसको करना है 29, हमें B की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी A की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, जब इसको डिवाइड कर देंगे 551 से,
तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये होगा 1 और यहाँ पे आपके पास जो रिमाइंडिंग बचेगा ये हो जाएगा आपका 1 एंड देन ये हो जाएगा आपका 9। एक नंबर हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जो ए नंबर है वो हो गया आपका 19। एक नंबर क्या हो गया 19 हो गया। तो आपने दो नंबर फाइंड आउट हो गए आपके, एक 19 हो गया एक 29 हो गया। इसी तरीके से हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सी की वैल्यू क्या होगी, सी में भी वही कॉमन फैक्टर है आपका, तो 1 0 7 3 को डिवाइड करोगे 29 से, कितनी टाइम डिवाइड होगा ये आपका होगा, तो ये होगा डिवाइड 37 टाइम्स। कितने टाइम्स होगा दोस्तों, 37 टाइम्स से ये इसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू आ रही है आपकी 37। तो देखिए दोस्तों हमने ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और ए बी सी की जो वैल्यू आ रही है हमारी वो आ रही है, बी की वैल्यू 29 है आपके और ए की वैल्यू है 19 और सी की वैल्यू है 37। अभी तीनों नंबर को आप देखेंगे तो तीनों नंबर क्या है, को प्राइम नंबर है, ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे, तीनों नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे। तो जब आप इन तीनों नंबर का सम करोगे 19, 29 और 37 तो इनका सम होगा 85। इनका सम क्या होगा 85। तो सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्वल्स टू बी ऑप्शन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। तो 85 is the number is the sum of three co-prime number whose two product is 551 and last two product is 1073. So the right answer is the B option for this question. Now move करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। What is the greatest number that will divide 10120436645904 leaving the same remainder? जो रिमाइंडर है वो सेम रहेगा। तो दैट मीन क्या होगा कि हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 1204, 3664 और 5905 को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो इसका मतलब क्या करना है हमें, इसका मतलब इसका एचसीएफ कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है हमें, हमें यदि जो हाईएस्ट नंबर फाइंड करना होता है तो उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका एचसीएफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। एचसीएफ किस नंबर का कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें दोस्तों, 1204, 3664 और आपका 5905 5904। इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों, एचसीएफ कैलकुलेट करना है। और एचसीएफ कैलकुलेट करने के बाद में हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसमें ये दे रखा है कि जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो रिमाइंडर सेम होगा तो इसका मतलब क्या है कि एक सेकेंड, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब रिमाइंडर सेम बच रहा है तो पहले हम क्या करेंगे, वो रिमाइंडर कैलकुलेट करें। मतलब रिमाइंडर सेम बच रहा है तो दैट्स मीन हम क्या करेंगे, पहले नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड, सेकंड में से थर्ड और थर्ड में से फोर्थ। इस नंबर को इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपको पहले करना है 3 6 6 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1204 1204। इसी तरीके से फिर करेंगे 5 9 0 4 में से सब्ट्रैक्ट 3 6 6 4 एंड देन 5904 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन 5904 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1204।
फर्स्ट टाइम जब आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे ये होगा आपका 0 6 एंड 6 में से 2 4 3 में से 1 2 4 6 0। यहाँ पे आपका होगा 0 4 9 9 में से 8 8 में से 6 मतलब 2 और 5 में से 24 तो 60 24 तो 40 और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे आप यहाँ पे आएगा 0 0 और 9 में से 2 9 में से 2 गया 7 4 7 2 डबल। ये आने के बाद में हम इसका क्या फाइंड करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। ये नंबर्स बचे, अब इन नंबर्स का आप क्या फाइंड करोगे, HCF। क्या फाइंड करोगे, HCF। तो जब हम इनका HCF फाइंड करेंगे दोस्तों, HCF होगा इनका, इन तीनों नंबर्स का आपको HCF फाइंड आउट करना है। तो आप जब इन तीनों नंबर का HCF फाइंड आउट करोगे तो इसका आंसर आएगा 20। क्या होगा इसका HCF, इसका HCF होगा 20। क्या होगा दोस्तों इसका HCF 20 होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से जो ग्रेटर नंबर है वो इसको जो डिवाइड कर रहा है जिसमें रिमाइंडर सेम बचेगा वो होगा आपका 20। सो दैट डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। वो क्या होगा आपका डी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among factorial 8 and 3 1000 is greater। इनमें से कौन सा जो रेशियो है आपकी पावर है 3 पावर 8 एंड 1000 पावर 3 इज ग्रेटर, कौन सी ग्रेटर है। तो बताइए दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों नंबरों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। फर्स्ट है 8 की पावर है 3 एंड 1000 की पावर है 3। तो अब इस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, हम इस नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं, आपका जो 8 की पावर है, मतलब आप इस नंबर को, इसका मतलब क्या होता है, यदि कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा गया है तो इट्स मीन इसका जो पावर है वो क्या हो जाती है आपकी इनवर्स हो जाती है। दैट्स मीन 8 की पावर 1/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 1/3 इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से 8 की पावर 1/3 का इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 1/3। और इसका मतलब कितना हो दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 से 3 क्रॉस हो जाएगी, तो यहाँ 2 की पावर 1 क्या बचेगा, 2 की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब कितना है 2। तो फर्स्ट नंबर का जो है वो होगा 2। सिमिलरली हम जो 3 की पावर 1000 है आप इसको भी इस तरीके से लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1000 की पावर 1/3। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं हम 10 की पावर 3 और 10 की पावर 1/3। इसका मतलब कितना हुआ 10 की पावर 1। तो यहाँ पे अब हमें फाइंड करना है कि विच नंबर इज ग्रेटर, 2 ग्रेटर या 10 ग्रेटर। तो 10 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 2, 10 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 2। तो विच नंबर इज ग्रेटर, दैट्स मीन द 10 नंबर इज ग्रेटर। आपका कौन सा नंबर ग्रेटर है, 10 नंबर ग्रेटर है।
तो 10 नंबर ग्रेटर है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। वो क्या है? बी ऑप्शन है दोस्तों। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0.000567। हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है दोस्तों? 10 की पावर। किसी भी नंबर के फर्स्ट पॉइंट, नंबर के फर्स्ट डिजिट के बाद में पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट आपको यहाँ पे शो हो रही है ये कहाँ पे आनी चाहिए? ये होनी चाहिए 5.67। कितनी होनी चाहिए? 5.67 इंटू 10 टू पावर। अब यहाँ पे इस डिजिट, यदि ऑलरेडी हमें पॉइंट में दे रखा है क्वेश्चन के अंदर और पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है, इस पॉइंट को हमें मूव कराना है आपका लेफ्ट से राइट की तरफ। तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट को मूव कराते हैं तो वैल्यू आती है हमारी नेगेटिव में। किसमें आती है दोस्तों? नेगेटिव में। कितने नेगेटिव में आएगी? तो यहाँ इस पॉइंट को मूव कराने के लिए कितने स्टेप मूव करने पड़ रहे हैं हमें? 1 2 3 4 स्टेप। तो दैट्स मीन 10 टू पावर -4। आपका जो 0.000567 है वो किसके इक्विवेलेंट होगा? वो होगा 10 टू पावर -4 के। तो दैट मीन 0.00567। तो यहाँ जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है 10 टू पावर। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? 10 टू पावर। यहाँ 10 टू पावर कितनी है दोस्तों? या 10 की पावर है -4। 10 की पावर कितनी है? -4। तो यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर दिस नंबर इज इक्वल टू -4। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। वो क्या होगा? सी ऑप्शन दोस्तों। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू सी ऑप्शन। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। हमें क्या करना है? एक रॉन्ग नंबर जो भी है सीरीज के अंदर वो फाइंड आउट करना है कि कौन सा रॉन्ग नंबर है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या रॉन्ग नंबर है। पहला दे रखा है 1, देन 2, देन 6, देन 15, देन 31, देन 56 एंड 91। अब 1 का यदि यहाँ पे हम देखते हैं तो 1 का पावर कितना होता है? 1। तो ये 1 प्लस इसमें ऐड किया 1 2 हो गया। यहाँ 2 का पावर, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। हम देख रहे हैं एक सीरीज यहाँ पे बन रही है। 1 की पावर 8 की, देन 2 की पावर 8 की, देन 3 की पावर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो 6 प्लस 3 की पावर 9, 15, 15 4 की पावर यहाँ पे ऐड करते हैं तो 15 प्लस 4 की पावर आपकी होती है 16। 15 प्लस 16 आपका हो गया 31। करेक्ट है। फिर 5 की पावर आप ऐड करोगे, 5 की पावर का मतलब हो गया 25। 25 आप ऐड करोगे 31 के अंदर तो होगा आपका 56। अब 6 की पावर आप ऐड करेंगे यहाँ पे तो 6 की पावर होती है 36। मतलब आप 56 प्लस 36 ऐड करेंगे तो कितने आने चाहिए? 56 प्लस 36 हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो 92 आने चाहिए। कितने आने चाहिए? अकॉर्डिंग टू द सीरीज द नेक्स्ट नंबर इज 92। अकॉर्डिंग टू द सीरीज नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? 92 होना चाहिए। बट हमारा जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 91। तो इसका मतलब जो नंबर है वो कौन सा रॉन्ग है? वो है आपका 91। तो रॉन्ग नंबर इन दिस सीरीज इक्वल्स टू 91। इसमें इस सीरीज के अंदर जो रॉन्ग नंबर है वो आपका 91। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इक्वल्स टू डी ऑप्शन। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। वो क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन होगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्टेन लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटन RFU, VQ and PC. How will be written medicine will be written in that code language. आपका कंप्यूटर क्या लिखा हुआ है? COMP
इसको क्या लिखा है, आर एफ यू वी, सॉरी आर एफ यू वी क्यू एन पी और सी, ये इसको लिखा हुआ है। अब हमें क्या लिखना है, इसी तरीके से हमें लिखना है मेडिशन को, क्या लिखना है दोस्तों में, एम ई डी आई सी आई एन ई। तो यहाँ पे आप यदि रिलेशन देख रहे हैं दोस्तों, तो एक रिलेशन यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि जो लास्ट लेटर है वो यहाँ ऐसे कैसे लिखा जा रहा है, फिर नेक्स्ट लेटर इससे बढ़ के लिखा जा रहा है आपका, ई के बाद में जो नेक्स्ट लेटर आ रहा है वो एफ बढ़ के आ रहा है, टी के बाद में नेक्स्ट लेटर आ रहा है वो यू बढ़ के आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यू का बाद का जो लेटर है, यू के बाद में वी बढ़ के आ रहा है, पी के बाद में क्यू बढ़ के आ रहा है, फिर एम के बाद में एन बढ़ के आ रहा है, ओ के बाद में पी बढ़ के आ रहा है और सी ऐसे कैसे आ रहा है। तो फर्स्ट और लास्ट लेटर ऐसे कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे होगा ई, जिसका फर्स्ट लेटर ई हो और लास्ट लेटर एम हो। लास्ट लेटर क्या हो, हमें वो ऑप्शन देखने हैं जिसका फर्स्ट लेटर ई हो। यहाँ पे फर्स्ट लेटर ई इसका है और लास्ट लेटर एम इसका है, और फर्स्ट लेटर ई इसका, लास्ट लेटर एम इसका है, मतलब ये दोनों ऑप्शंस होंगे। तो आपके ए और सी तो ऑप्शंस यहाँ पे क्रॉस हो चुके हैं, ये दोनों इसमें नहीं होंगे। इन दोनों ऑप्शन से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसमें वैल्यू होगा। तो ई के बाद में जैसे एफ लिखा, तो यहाँ ई के बाद में एन है, तो एन के बाद में यहाँ क्या आएगा दोस्तों, एन के बाद में ओ, क्या आता है यहाँ पे ओ, तो यहाँ पे ओ लिखेंगे हम। अब ओ दोनों में ही आ रहा है तो फिर बढ़ते आगे। अब आई को लिखा है इन्होंने जे, आई के बाद में क्या लिखते हैं जे, जे भी दोनों में आ रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। जे के बाद में सी, सी का लिखा है डी, सी तक क्या लिखा है डी लिखा हुआ है। सेम इसी प्रोसेस में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ डी भी दोनों में लिखा हुआ आ रहा है, तो ई और जे डी तक दोनों में इक्वल है। अब हम बात करते हैं अपने 4 नंबर तक, तो यही हमारा सीक्वेंस चला था। आपके जो फर्स्ट 4 नंबर आर एफ यू बी एंड क्यू, 5 नंबर तक। तो 5 नंबर तक हो गया आपका ये 1 2 3 4 आई, आई के बाद में आएगा आपका जे, आई के बाद में क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे जे आएगा, और उसके बाद में यहाँ पे आपके जैसे यहाँ पे पी क्यू आया था और ओ और एम बाद में आए थे, तो एम के बाद में आपने यहाँ पे लिखा एन, और एम के बाद में एन और ओ के बाद में पी, तो यहाँ पे जे आ गया आपका, और डी के बाद में आपको लिखना है ई, और आपका ई के बाद में लिखना है आपको, सॉरी डी के बाद में आप लिखोगे जे ई, और ई के बाद में लिखोगे आप एफ। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ई ओ जे डी जे ई एफ एम। तो ये ऑप्शन आपसे मैच कर रहा है इस ऑप्शन से, देखिए आप मिला सकते हैं ई ओ जे डी जे ई एफ एम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर है वो आर डी ऑप्शन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू डी ऑप्शन। Now the next question is, next question acceleration and reason का हमें दिया हुआ है। acceleration क्या है, प्लूटो इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट, जो प्लूटो है वो सबसे ज्यादा ठंडा प्लेनेट है, उपग्रह है। और रीजन क्या है, इट रिसीव्स स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, ये क्या करता है स्लैंटिंग रेज रिसीव करता है सन से। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये क्या इसका कारण है, या बोथ आर कारण है, या बोथ आर रीजंस है, या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों स्टेटमेंट को आप देखोगे कि प्लूटो इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट, तो ये बात ट्रू है, तो एंड इट रिसीव द स्लैंटेड रेज ऑफ द सन, ये भी ट्रू है।
तो बोथ ए एंड आर द ट्रू, ये तो कंफर्म हो गया कि ऑप्शन जो ए और रीजन और एक्सप्लेनेशन और रीजन है वो दोनों करेक्ट है। बट अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका ए का, जो रीजन है वो इस कारण से है क्या। तो स्लेटिंग रेज, ये आप सूर्य से आप प्लेटो ले रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट प्लेनेट से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये इसका है या नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन है बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं कि जो प्लूटो है वो कोल्डेस्ट प्लेनेट है, ये करेक्ट है, बट इट रिसीव द स्लैंटेड रे ऑफ द सन, ये कोल्डेस्ट प्लेनेट है और इस सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है, तो ये स्लैंटिंग रेज रिसीव नहीं करता है। तो इट्स मीन कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, आपका जो ए है वो ट्रू है बट आर क्या है, फॉल्स है, आर क्या है, फॉल्स है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि प्लूटो तो कोल्डेस्ट प्लेनेट है बट ये क्या है, आपके सूर्य से बहुत दूर है, तो इट नॉट रिसीव द स्लैंटिंग रे ऑफ द सन। तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन, राइट आंसर क्या है इसमें, सी ऑप्शन है दोस्तों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कप, लिप, बर्ड। अब जैसा कप और लिप में रिलेशन है वैसे ही बर्ड और किस में रिलेशन होगा। तो जैसे कप मतलब हम लिप से क्या पीते हैं, कप को टच करते हैं, तो बर्ड किससे करता है, ठीक है, ग्रास, फॉरेस्ट, बीक और बर्ड। तो बर्ड किससे पिएगा, बर्ड आपका बीक से किएगा, किससे किएगा, बीक से। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इसके लिए क्या ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इसके लिए एक राइट आंसर होगा। कप लिप का वही रिलेशन होगा जिससे बर्ड बीक का रिलेशन होगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका K is 40 meter southwest of L, and if M is 40 meter southeast of L, then M in which direction, हमें फाइंड आउट करना है कि M किस डायरेक्शन में है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। लेट्स सपोज हमने डायरेक्शन बनाई, ये होती है आपकी नॉर्थ, ये होती है आपकी साउथ, ये होती है आपकी ईस्ट और ये होती है आपकी वेस्ट। K is 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L, L से कहा है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये साउथ और वेस्ट, मतलब वो यहाँ पे है आपका किससे, K है, ये K है यहाँ पे, ये L से साउथ वेस्ट में, ठीक है। K is 40, यहाँ पे 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L, L से ये L है यहाँ से, इससे साउथ वेस्ट में है, ठीक है। इफ M इज 40 मीटर साउथ ईस्ट, M क्या है, 40 मीटर साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का मतलब होगा ये, M यहाँ पे है आपका, ठीक है। L के यहाँ पे, L यहाँ पे और M यहाँ पे, M in which direction of K, हमें फाइंड करना है देन M is in which direction of K, M K के किस डायरेक्शन में है, हमें ये फाइंड करना है कि जो M है वो K के किस डायरेक्शन में है। ये सिंपल सा एक लॉजिक है। अब आपको पता है कि ये यदि क्या है, ये यहाँ पे दोनों के बीच में कितने का डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का है, तो दैट्स मीन ये क्या है आपका साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वेस्ट होगा और ये होगा आपका ईस्ट होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो के है, एम इन विच डायरेक्शन ऑफ के, एम के किस डायरेक्शन में है, एम जो के जो डायरेक्शन में होगी वो होगी वेस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, क्योंकि ये इसका वेस्ट डायरेक्शन होगा। यदि ये आप इसको जो डायरेक्शन होगी इसकी
ये कौन सी होगी, आप इसको यदि एंगल की टाइप अकॉर्डिंग मूव करोगे तो ये दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, और ये 90 डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये साउथ ईस्ट है और ये साउथ वेस्ट है, तो ये साउथ यहाँ से हो गया, तो ये हो गया आपका वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट, तो ये होगा आपके वेस्ट में, ईस्ट के वेस्ट में, तो करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एम एस एक्सेल, इनमें से कौन सा जो है एम एस एक्सेल का फंक्शन नहीं है दोस्तों। ऑप्शन है मैक्स, एवरेज, मीन और सम। तो हमें पता है कि एम एस एक्सेल में जब भी हम बात करते हैं तो आपका जो मैक्स है और एवरेज है, मीन है और सम है, तो इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं एम एस एक्सेल फंक्शंस की, जो मैक्स फंक्शन है वो आपका किसके लिए यूज होता है दोस्तों, मैक्स के लिए यूज होता है, किसके लिए होता है, मैक्स के लिए, तो मैक्स एक फंक्शन है, तो ये इसमें ऑप्शन नहीं हो सकता है। मीन, एवरेज और सम, सम भी आपका फंक्शन होता है जो क्या करता है, कैलकुलेट करता है सम का, तो ये भी एक फंक्शन नहीं हो सकता है आपका। इसी तरीके से जो मीन है ये भी क्या करेगा, आपका मिनिमम कैलकुलेट करेगा, तो ये भी फंक्शन नहीं, मतलब फंक्शन आपका, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। इसके बाद में ऑप्शन आता है एवीजी, तो एवरेज जो है वो बेसिकली एमएस एक्सेल के अंदर एवरेज को एवीजी नहीं लिख के हम क्या लिख देते हैं, कंप्लीट एवरेज लिखते हैं, तो एवरेज एक फंक्शन है, एवी ERGE, एवरेज एक फंक्शन है बट एवीजी कोई फंक्शन नहीं है, तो एवीजी इज नॉट ए फंक्शन इन एमएस एक्सेल, तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, बी राइट एवरेज नॉट एवीजी, सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज अवर कैटेगरीज, आपका लाइन, पाई, कॉलम और बार, तो कौन सा चार्ट यूजफुल है फॉर कंपेरिजिंग वैल्यूज अवर कैटेगरी, वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हमें कौन सा चार्ट आपका यूजफुल होता है। तो दोस्तों वैल्यूज के कंपैरिजन करने में हमें बार चार्ट सबसे वो होता है, वेरी यूजफुल होता है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि बार चार्ट में क्या होता है कि आप कंपेयर इजी वे में कर सकते हो। बार चार्ट का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से कंपैरिजन आप कर रहे हो किसी भी नंबर में, ये बार चार्ट जो किससे यूज होता है, कंपैरिजन करना इजी होता है आपका बार चार्ट में, तो सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा है, बार चार्ट, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन we can insert a page number 8 footer header both and none of the above, हम पेज नंबर कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, फुटर पे, हेडर पे, बोथ पे या नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली हम पेज नंबर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल के अंदर हेडर और फुटर दोनों पे ही हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि हम हेडर और फुटर दोनों पे ही पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, तो बोथ आर द करेक्ट, सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the space left between the margin and the start of paragraph is called, जो स्पेस है जो लेफ्ट किया जाता है बिटवीन द मार्जिन एंड स्टार्ट ऑफ ए पैराग्राफ इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, मतलब आपका स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट पैराग्राफ, जहां से पैराग्राफ स्टार्ट होता है और जो मार्जिन होता है, ये जो मार्जिन होता है इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों इन दोनों के बीच के स्पेस को हम इंडेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, द स्पेस बिटवीन द मार्जिन एंड स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ इज कॉल्ड द इंडेंटेशन, सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों इसमें, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which input device is not suitable to work with MS Word, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस MS Word के साथ सुटेबल नहीं है, माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड और लाइट पेन। तो दोस्तों हमें पता है कि जो माउस है वो भी क्लिक करने और रिटर्न करने में काम आता है, जो कि आपके MS Word में यूजफुल डिवाइस है, कीबोर्ड यूजफुल डिवाइस है जिससे आप टाइप करते हो, लाइट पेन से आप लिखते हो, तो तीनों डिवाइसेस आपकी यूजफुल होती है MS Word में, बट जॉयस्टिक है वो गेमिंग डिवाइस है, उसका MS Word में कहीं काम नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन,
बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफॉल्ट लाइंस टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप केप। डिफॉल्ट लाइंस कितनी है किसी भी ड्रॉप केप के लिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बाय डिफॉल्ट ड्रॉप केप की जो लाइन होती है दोस्तों, जब भी आप कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कितने लाइंस को अज्यूम करता है। ड्रॉप केप का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई भी पैराग्राफ लिखा, तो पैराग्राफ जब भी हम लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है पैराग्राफ का वो कितनी लाइंस को अज्यूम करता है, कितनी लाइंस को एक ही वर्ड लिखा जाता है। तो बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस में एक ही वर्ड लिखा जाता है आपका। जैसे कि आपने लिखा ईयर, तो यहाँ पे 3 लाइंस में एक ही वर्ड लिखा जाएगा, देन ऊपर की लाइंस लिखी जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट जो ड्रॉप केप होता है वो होता है 3 लाइंस का। कितने लाइंस का होता है? 3 लाइंस का। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज you can check the condition against when we applying conditional formatting। आप कहाँ पे कंडीशन चेक कर सकते हैं जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं? सेल वैल्यू, फॉर्मूला, बोथ एंड नन। तो हम जो कंडीशन है वो बेसिकली कहाँ चेक कर सकते हैं? हम सेल वैल्यू और फॉर्मूले दोनों पे कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। सी बोथ इज द राइट आंसर कि वी कैन चेक द कंडीशन against cell value and formula. So C is the right answer for this question. Now next question है which of the following font effect is not available in PowerPoint font dialog box। इसमें से कौन सा font effect अवेलेबल नहीं है आपका PowerPoint font dialog box के अंदर? पहला है strike through, shadow, underline and emboss। आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट नहीं है आपके पावर पॉइंट डायलॉग बॉक्स के अंदर? नॉट ए वर्ड, ये पूछा जा रहा है पावर पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब भी पावर पॉइंट की बात करते हैं तो उसके अंदर स्ट्राइक थ्रू आपका ऑप्शन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में नहीं होता है। आपका वर्ड के अंदर ये ऑप्शन मिलता है बट पावर पॉइंट के अंदर ये ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। दोस्तों क्या राइट आंसर होगा? ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2 काइंड्स ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल दैट कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन। कौन सी 2 टाइप की साउंड फाइल्स आपकी माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन में हम इंक्लूड कर सकते हैं? ऑप्शन है आपका वेब फाइल्स एंड मिड फाइल्स, वेब फाइल्स एंड जेपीजी फाइल, वेब फाइल्स एंड जीआईएफ फाइल, जेपीजी एंड जीआईएफ फाइल। तो दोस्तों ये लास्ट की जो 3 फाइल्स आपको दिख रही है ये बेसिकली जेपीजी फाइल्स आपकी इमेज के लिए यूज होती है, जीआईएफ आपकी इमेज के लिए यूज होती है और जेपीजी जीआईएफ बोथ इमेज के लिए यूज होती है। तो साउंड फाइल्स जो होती है वो वेब्स और मिड फाइल्स ही होती है। इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस question. A is the right answer. Web file and mid files are used in Microsoft PowerPoint to add the audio files या sound effect. Next question है आपका in table design view what are the first column of button used for। आपकी जो MS Access के अंदर टेबल डिजाइन व्यू है उसका फर्स्ट कॉलम बटन किसके लिए यूज होता है? इंडिकेट प्राइमरी की, इंडिकेट करंट रो, बोथ ऑफ अबव। तो आपका MS Access के अंदर जो फर्स्ट कॉलम है वो बटन है वो बेसिकली आपका प्राइमरी की और करंट रो को ही इंडिकेट करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी नंबर। क्या होगा दोस्तों? सी नंबर। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आर नॉर्मली यूज टू रिप्रेजेंट। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर किसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है? वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर, ओनली लार्ज पॉजिटिव नंबर, ओनली लार्ज नेगेटिव नंबर विद इन कंप्यूटर। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की हम जब भी बात करते हैं दोस्तों, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब होता है आपका डेसिमल नंबर, पॉइंट वाला नंबर जो कि किस में आता है? किसी पॉइंट फॉर्म में आता है, डेसिमल फॉर्म में आता है। तो वह किसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है? तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बेसिकली या तो जो यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर्स को यूज करने के लिए। इसके लिए यूज किया जाता है स्मॉल नंबर या वेरी लार्ज नंबर्स को यूज करने के लिए। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द बाइनरी वैल्यू 111 टू 10। आपको ये बाइनरी वैल्यू किसमें कन्वर्ट करनी है, डेसिमल में कन्वर्ट करनी है। तो चलिए दोस्तों इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 को 1 से, तो दैट्स मीन 1, देन 2 की पावर 1 को 1 से, तो 2 की पावर 1 को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे करूंगा तो 2 आएगा दोस्तों। फिर 2 की पावर 2 को 1 से करोगे तो 4 आएगा डायरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 2 की पावर 4 प्लस 2 6 एंड 2 की पावर 0 मतलब 1, 1 इंटू 1 1 7। तो राइट आंसर है 7। क्या होगा दोस्तों इसमें 7। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर है वो होगा आपका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ग्रे कोड फॉर डेसिमल 7। अब ग्रे कोड फॉर डेसिमल 7 के लिए क्या होगा, तो ग्रे कोड का मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्रे कोड का मतलब होता है बीसीडी कोड। ग्रे कोड का मतलब क्या होता है, बाइनरी एनकोडेड डेसिमल नंबर। बीसीडी मतलब बाइनरी एनकोडेड डेसिमल नंबर, जो किस डिजिट में होते हैं, 4 डिजिट के। तो 7 का जो आपका नंबर अभी जस्ट हमने फाइंड किया था वो होता है 111। 7 का क्या होता है 111। 7 का बाइनरी नंबर होता है ट्रिपल नंबर, बट हमें किसमें फॉर्मेट करना है, बीसीडी के फॉर्म में। तो बीसीडी कलेक्शन होता है 4 बिट का। तो यहाँ पे इसके आगे हम क्या यूज कर देंगे, 0 यूज करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0111। क्या होगा 0111। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दोस्तों ए ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेसिस 10 रेफर टू विच नंबर सिस्टम। 10 बेसिस किसको रेफर करता है, तो बेसिकली दोस्तों 10 नंबर है वो डेसिमल को रेफर करता है, 2 नंबर आपको बाइनरी को रेफर करता है, 8 नंबर ऑक्टल को, 16 नंबर हेक्साडेसिमल को। तो 10 नंबर डेसिमल को रेफर कर रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनपुट हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट 110 ईच। अब जो 110 है वो किस हेक्साडेसिमल द इनपुट हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट, कौन सा हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो 110 को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, 110 को कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे यदि मैं इसका बाइनरी नंबर कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा हमारा 0। मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर देता हूँ इसका, 2 की पावर 1 दैट्स मीन 2, फिर 2 की पावर 2 मतलब 4 एंड 2 की पावर 3 मतलब 8। तो आपका नंबर कितना होगा 8 प्लस 2, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 13, 14। कितना होगा 14। और अब 14 को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी के अंदर वो कैसे करते हैं दोस्तों, हेक्साडेसिमल के अंदर ई के फॉर्म में। हेक्साडेसिमल में किसमें 14 को क्या लिखा जाता है, ई लिखा जाता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। तो ये था दोस्तों आज के लिए आपका एक मॉडल पेपर जो हम आपके लिए लेके आए हैं 100 क्वेश्चन का।